एक बार फिर देख लेना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं पृथ्वी को किसने घेर के रखा हुआ है? तो ब्रह्मांड ने घेर के रखा है ना। पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? ब्रह्मांड पाया जाता है। ठीक है ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी बुलाते हैं। कॉस्मोलॉजी बुलाते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड, ये वाला ब्रह्मांड, इसका जब भी प्रसार होता है, मतलब इसमें वृद्धि होती रहती है। प्रसार मतलब फैलाव, समझ रहे हो ना। इसके फैलाव को क्या कहा जाता है? जब ब्रह्मांड का फैलाव होता है या प्रसार होता है, इसको क्या कहते हैं बताइए? इसे कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। तो इसके ब्रह्मांड के प्रसार को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग कहा जाता है। जब भी इसका प्रसार होता है, इस प्रसार को बिग बैंग कहा जाता है। बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होगी? तो जब बिग बैंग हुआ होगा तभी तो इसका क्या हुआ होगा? उत्पत्ति। ठीक है ना। तो इसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट। क्या कहते हैं? महा एक विस्फोट हुआ होगा, उस विस्फोट में इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। ठीक है ना। तो सबसे जो मान्य थ्योरी है, यही थ्योरी है। इस थ्योरी क्या कहते हैं? अगर प्रश्न कभी आ जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत मान्य है, तो आप बताएंगे बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत। क्लियर? ठीक है। आगे बात आती है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी के बारे में किसने बताया था? बताइए, बता सकते हो आप लोग? जॉर्ज लैमिंटन ने बताया था। किसने बताया था? बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानकारी किसने दी थी? जॉर्ज लैमिंटन ने बताया। जॉर्ज लैमिंटन ने बताया था। ये रहने वाले कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। कहाँ के थे ये? बेल्जियम। इतना नहीं पूछेगा फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन हाँ जान लो बेल्जियम के रहने वाले थे। कब बताया था? 1894 से 96 के बीच बताया था। 1800 नहीं, ये बात छोड़ देना। कब बताया था ये सब नहीं पूछा जाता, केवल थ्योरी पूछी जाती है साइंस में। डेट वगैरह आपकी केवल उसमें हिस्ट्री में पूछी जाती है। ठीक है बेटा। अब बात आती है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, द फादर ऑफ खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन कहलाता बेटा? कोपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, याद रहेगा ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। ये किसने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है? ये किसने बताया कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है? ये सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। ये किसने बता दिया?
कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, या सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। बताइए किसने बताया? कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती। किसने कहा था यही बात? कॉपरनिकस ने कही हुई थी। बात समझ में आई? यहीं पर एक और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी, ये बात तो किसने बताई थी? ये बात कॉपरनिकस ने बताई है। कॉपरनिकस। तो ये बात किसने बताई थी कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये किसने बताया? ये बताया था टालमी ने। किसने बताया था? इनकी बात का खंडन हो गया है ना। ये प्रश्न भी आता है कि किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नहीं, टॉलमी ने कहा था। ठीक है ना। अब बात आती है ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के, लिख लीजिए प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति का नियम, गति के नियम का प्रतिपादन, ठीक है ना, जोहानेस केपलर। किसने किया था? जोहानेस केपलर ने बताया कि ग्रह गति करते हैं। जब बताएंगे तभी तो नियम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। किसका? ये जो ब्रह्मांड है लगातार बढ़ रहा है। लगातार इसके बढ़ने का प्रसार को क्या कहा जाता है बेटा? बिग बैंग कहते हैं। ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी के बारे में, मतलब इसकी जानकारी के बारे में जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मालूम पड़ गया कि हाँ ब्रह्मांड कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बढ़ रहा है। किसने बताया था? जॉर्ज लेमेंटन ने बताया था। थ्योरी भी नहीं दी थी। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटन ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को कहा जाता है। आगे बात आ गई ग्रहों के गति के बारे में। किसने बताया? इतना याद रखना है, लास्ट वाला केपलर ने। किसने? पूरा नाम याद नहीं रखना है। ठीक है ना। टालमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य सारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बोल दिया। लेकिन कॉपरनिकस दिया है, ये आधुनिक भारत के खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने सही बात बताई कि सूर्य केंद्र है और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये किसने कहा था? तो ये 1920 में हब्बल नाम के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा था। एडविन हब्बल। क्या नाम था? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इसके बारे में एडविन हब्बल ने बताया। नोट कर लेंगे, एडविन हब्बल। ये कब बताते हैं? 1920 में। क्या बताया? ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में ये बता देते हैं एडविन हब्बल। नोट हो गया? ठीक है। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है, सबसे छोटा कण, मौलिक मूल कण है, क्या है? हिग्स बोसान।
हिग्स बोसान ब्रह्मांड का मौलिक कण। मौलिक कण क्या है? मौलिक कण हिग्स बोसान। हिग्स बोसान। इसका एक अन्य नाम और भी है, उससे भी लिख लेंगे। हिग्स बोसान का दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। गॉड का मतलब ईश्वर होता है, पार्टिकल का मतलब एक अंग होता है, कण होता है। बात समझ में आ गई? चलो, अब बात आती है कि हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया था और किस मशीन के द्वारा किया गया था? तो उस मशीन का नाम है LHC। क्या नाम है? LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नामक एक मशीन थी। इस मशीन में सन 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया था। ये कहाँ किया गया था? जिनेवा में। ठीक है ना? और जिनेवा के कहाँ से किया गया था? तो सर्न से। कहाँ से? सर्न। इतनी चीजें हैं, ठीक है ना बेटा? सर्न से गॉड पार्टिकल का निर्माण किस मशीन से? LHC क्या था? LHC इस मशीन के द्वारा किया गया था। चलो, ब्रह्मांड की जो आयु बताई जाती है 13, कितनी है? लिखो, ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड का व्यास जो है 1008 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का जो व्यास है, व्यास को डी से प्रेजेंट करते हैं। इसका व्यास है 1008 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है। ठीक है ना? प्रकाश वर्ष क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ये कभी पूछ दिया जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मापक है। जब बड़ी बड़ी दूरियां होती है ना, है जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापी जाए तो प्रकाश वर्ष में नापी जाएगी। किलोमीटर में नापोगे क्या? नहीं। ठीक है ना? कानपुर से रनिया की दूरी नाप सकते हो आप किलोमीटर में, मीटर में, है ना? ये सारी चीजें। आगे बात आती है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड का जो विस्फोटी तारा है उसे सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। लिख लेंगे, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा, विस्फोटी तारा जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। सुपर नोवा के नाम से जाना जाता है, या इसी को अभिनव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव तारा। सुपर तारा है क्या? सुपरनोवा है क्या? ये विस्फोटी तारा है क्या? भाई विस्फोटी तारा कैसे कहते हैं? सुपरनोवा को। तो लिखो, हेडिंग डाल दो सुपरनोवा। इसमें लिखना चालू कर दो थोड़ा। जो भी तारे होते हैं ना, इनकी भी एक न एक दिन अंत इनका निश्चित होता है। तो जो तारे मर जाते हैं, तो लिखो, मृत पाए तारे की विस्फोट अवस्था सुपरनोवा कहलाती है। मृत पाए तारे की
विस्फोट अवस्था क्या कहलाती है? सुपरनोवा कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगर इसमें कभी क्वेश्चन आ जाए कि कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यह कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो लिखेंगे माइनस, प्रकाश वर्ष में लिख लेंगे माइनस 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, मतलब 1012 किलोमीटर गुणे में है माइनस 9.46 गुणे 10 और 12 किलोमीटर, या मीटर में पूछ दिया जाए लिखेंगे 9 मीटर की अवस्था लिख लेंगे इसकी। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर की दूरी होती है? तो 9.46 गुणे 10-15 मतलब 1015 मीटर होते हैं। याद रहेगा। एक प्रकाश वर्ष बेटा देखना नहीं है, अब एक बार केवल रिपीट करेंगे। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9 माइनस में 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर। ठीक, मीटर में पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे? हाँ, बस माइनस हट जाएगा। 9.46 गुणे 1015 मीटर, ठीक है ना। ये हो गई आपकी एक प्रकाश वर्ष। अब बात आती है जो हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी, ये हमारी आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ है? आकाश गंगा जो बनती है ना, ये कैसे बनी है? तो इस आकाश गंगा में क्या क्या पाया जाता है? देखो, गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाएंगी, धूल के कण पाए जाते हैं, धूल लक्कड़ पाई जाती है, और क्या पाए जाते हैं बताओ? असंख्य तारे चमकते टिमटिमाते हैं, बहुत घने घने असंख्य तारे पाए जाते हैं। अरबों कह सकती, अरबों खरबों तारे इसमें पाए जाते हैं। तो आकाश गंगा जो गैलेक्सी है उसका निर्माण कैसे होता है हमने भी बताया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? क्या कहते हैं इसे? मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला लिख सकते हो। आकाश गंगा को दुग्ध क्या कहते हैं? कलर पूछ दिया जाए तो दूध की तरह दिखती है। ठीक है, रात में देखना असंख्य घने घने तारे ऐसे चली जाती, तो लोग कहते हैं ना, हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे कि इंद्रावत ऐसे कुछ हाथी था, कर्ण ने शायद भेजा था किसी को राजा इंद्र के यहाँ। इंद्रावत ऐसे कुछ नाम हाथी था, सबसे बड़ा हाथी कहते वही था। वो गया था इंद्र के दरबार में, उसी के पैर बने छोटे छोटे, जबकि वो पैर नहीं है, वो क्या है? आकाश गंगा। कहावतें हैं, बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। अब इसकी आकृति, अभी रेलवे में प्रश्न आया था, यही ग्रुप डी अभी जो चल रहा था पेपर, इसमें पूछा गया था आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। कैसी है? लिख लीजिए, सर्पिलाकार, जिसकी आकृति है सर्पिलाकार। पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है कि गोलाकार है? अंडाकार है। अगला प्रश्न है आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम बताओ। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। आकाश गंगा की जो सबसे पास में मंदाकिनी है वो कौन है? देवयानी।
ठीक है, इसे कहते हैं एंड्रोमेंड्रा, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेंड्रा के नाम से जाना जाता है। एंड्रोमेंड्रा के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा और बृहस्पति ग्रह की खोज की थी, उसका नाम क्या था? तो गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो ने आकाशगंगा की मंदाकिनी को देखा, मतलब मंदाकिनी के बारे में बताया और बृहस्पति ग्रह की बताया। बृहस्पति ग्रह की खोज की थी इन्होंने, गैलीलियो ने। जो तारे होते हैं ना, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्यों चमकता है, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो लोग कहते हैं तारे बिल्कुल अंधे होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वो टिमटिमाते हैं। ऐसा नहीं होता है। और कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी क्या है, शांत है ना, तभी तो हम इस पर रह पाते हैं। अगर जो चीज़ें सूर्य में हो रही हैं, नाभिकीय संलयन वगैरह, तो उससे ऊर्जा निकलने लगेगी तो हम रह पाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे, इतना ताप होता है। तो जो तारे होते हैं, तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, उनकी चमक किस पर डिपेंड करती है, उसके ताप पर डिपेंड करती है। जो तारा ज़्यादा चमकता है ना, तो उसका मतलब उसमें ताप ज़्यादा होगा। आग की कई अवस्थाएं होती हैं। पहले आग जलाओ तो पीली होती है, बोलो हाँ है ना, पीली टाइप की आग जलती है, बोलो। लोहे को ले लो, अरे लोहा काला होता है, आग में जब लगाओगे तो हाँ कलर बदलेगा, लाल होगा, तो इसका मतलब ताप है। और उसको टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर कर दोगे, उसका कलर फिर लाल से कैसा हो जाता है, पहले पीले से फिर वो लाल होता है, वो लोहा है ना। पहले लोहा पीला पड़ता है, फिर लाल होता है, और लाल के बाद और टेम्परेचर दो तो नीला हो जाता है। तो कभी कभी देखते हो ना, सूर्य नहीं, तारे दिखाई देते हैं, सूर्य तो देख नहीं पाते हो। तो तारों में रंग कैसा होता है, कभी लाल आता है, कभी नीला आता है, कभी पीला भी हो जाता है, कभी सफ़ेद भी हो जाता है ना। तो जैसे आप आग जलाते हो तो आग की कई अवस्थाएं हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है, तो ताप के कारण होता है, ठीक है ना। उनका कलर समझ में आ गया कैसे आता है, टेम्परेचर के रीजन से। अब उनमें टेम्परेचर कहाँ से आएगा, तो उनमें होता है नाभिकीय संलयन। तो जो उनकी ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन। तो लिख लो, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन होता है, इनमें पाया क्या जाता है तारों में जो नाभिकीय संलयन होता है। तो आप सभी जानते हो सूर्य में है क्या, हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, इन्हीं में नाभिकीय संलयन होता है, इसी गैसों के कारण, ठीक है, इनमें ताप उत्पन्न होता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, मान लो ये पृथ्वी है, इसके सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है सूर्य। कौन है बेटा, सूर्य। निकटतम तारा कौन है, सूर्य। अब बगल में पृथ्वी कौन बैठा है, बुध। चलो आगे, सूर्य का निकटतम तारा लिखेंगे। हम ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, तारों की चल रही चर्चा है, ठीक है। हाँ, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का निकटतम तारा है। लिख गया, चलो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। तारे के रंग के बारे में मैंने बता ही दिया है ना। सबसे चमकीला तारा बताओ पूरे ब्रह्मांड में। साइरस है, क्या है? साइरस, लिख लो। सबसे चमकीला तारा सबसे चमकीला क्या नाम है इसका? साइरस। क्या नाम है? साइरस। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं डॉग स्टार। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है डॉग स्टार, के भी नाम से इसी को जाना जाता है। आज बारिश अच्छी खासी हो रही है और तुम लोग घर आज जा नहीं पाओगे, है ना। छुट्टी कर देते ज़्यादा अच्छा रहता है। बढ़िया घर में पकौड़ी बनवा खाते। लाओ चाय लाओ, पकौड़ी लाओ, है। हाँ, और तुम बढ़िया फिंगर बना खाते आराम से। तो अकेले थे। दीदी को बुला लो, फिर आ जाएंगी, आराम हो जाएगी। तारों का जो टिमटिमाना है, ये तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों की जो सुंदर आकृति है वो क्या कहलाती है? तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। लिख लीजिए, तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल लिखेंगे सेंटारस है। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। तारामंडलों की संख्या है 89 और सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। इसमें 94 तारे पाए जाते हैं। इस तारामंडल में 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा। लिखेंगे, सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा। ये तो हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, ठीक। जिसमें से इसमें 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68, 68 तारे पाए गए। ध्रुव तारा आप देखते हो चमकता है, ये किसका भाग है? तो लघु सप्तऋषि लिख लो। ये केवल वही बता रहे जो पेपर में आने के चांस रहते हैं ज़्यादा, और पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लघु सप्तऋषि का भाग है कौन? ध्रुव तारा। सप्तऋषि। डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है, दिशाओं का निर्धारण करने में सहायक होता है कौन? ध्रुव तारा। इसी ध्रुव तारा की सहायता से ही, हाँ क्या ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि का भाग था, भाग है, अभी भी है, भाग है।
लघु तारे से दिशा निर्धारण होता है। ध्रुव तारे से दिशा निर्धारण होता है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में टिमटिमाता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा देख लेना, पूरब कहाँ पड़ेगा आपका, उधर पूरब पश्चिम उत्तर, जिस तरफ टिमटिमाए वही तुम्हारी उत्तर दिशा है। ठीक है ना। ये किसके लिए, अब जो वायुयान में चल रहा है दिशा भ्रम हो गया, अब मान लो सारे उपकरण फेल हो गए, रात में है तो ऐसे पता कर सकते हैं वो लोग, है ना। चलो आगे बात आती है, धूमकेतु की बात आती है। धूमकेतु, धूमकेतु किससे किससे बना है, धूमकेतु किससे किससे बना हुआ है। तो धूमकेतु बना है, ये भी है, धूल है इसमें, गैस है, ठीक है ना, बर्फ, इन्हीं से निर्मित ये पिंड है जो धूमकेतु है। धूमकेतु बर्फ, गैस, धूल, इन्हीं से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, छिहत्तर वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा, क्या कहेंगे, पुच्छल तारा। एक हेली नाम का पुच्छल तारा था, हेली नाम का, ठीक है ना। ये अंतिम बार दिखाई दिया था, लिख लेंगे, अंतिम बार 1986 में देखा था। हेली 1986 में देखा गया था, पीछे 1986 में देखा गया था। अब ये 76 साल बाद फिर दिखाई देगा, तो 76 जोड़ तो कितना बन जाएगा इसमें, 6 6 12 8 8 16, 2026 में 62 में दिखाई देगा, है ना। कब दिखाई देगा, तो अंतिम बार हेली को कब देखे थे, पुच्छल तारा है, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि हेली पुच्छल तारा अब कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं हम ग्रहों के बारे में, ठीक है बेटा, ग्रहों की बात कर लेते हैं। जब ग्रहों की बात करते हैं तो पहले आकार में आ जाते हैं, आकार में, साइज में उनके। तो साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, बृहस्पति, लिख लेंगे, पहले बृहस्पति है आकार में, बृहस्पति। इसके बाद आता है कौन, शनि ग्रह, नहीं शुक्र नहीं आएगा, शनि आएगा, ठीक। इसके बाद है अरुण, वरुण। शनि से छोटा कौन है, अरुण। अरुण छोटा कौन है, वरुण। वरुण छोटा कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी छोटा कौन है, मालूम है, शुक्र। कौन है, शुक्र। और शुक्र से छोटा कौन है, मंगल। कौन है, मंगल। और मंगल छोटा कौन है, एक बचा तुम्हारा बुध। कौन बचा, बुध। ये हो गया, 2 तो 4 तो 6 तो 8 ही तारे तो हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक। ये तो हो गया आकार के बारे में चर्चा।
अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई किसके आकार से हो गए, आकार में सबसे बड़ा सबसे छोटा बुध है। अब डिस्टेंस में आ जाओ कि मान लो सूर्य है यहाँ पर बीचों बीच। अब इससे दूरी की बात करते हैं, कौन तारा कितनी दूरी पर है। सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा है, तो सबसे नज़दीक बेटा है बुध। कौन सा है, लिखो बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन आएगा, बुध आएगा। बुध के बाद कौन आएगा दूसरे नंबर पे, तो शुक्र आता है। शुक्र को नीला ग्रह कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर आएगी पृथ्वी, क्या आएगी, पृथ्वी। फिर आता है आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है बृहस्पति, शनि, फिर आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर आते हैं अरुण, फिर आते हैं वरुण, ठीक है। नोट कर लो। हो गया। अब चलो सूरज की बात करते हैं, सूर्य की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं, इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य का जो केंद्र, केंद्रीय भाग है ना, केंद्र, उसे हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ये सूर्य तुम्हारा, तो इस केंद्र भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र भाग का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब समझो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है इसके अंदर का तापमान, कोर का तापमान। सूर्य के जो सूर्य की सतह है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। सतह का टेम्परेचर, सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, सूर्य की जो बाह्य परत है इसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना आज से नहीं आया है 2020 से, ये बहुत पहले से है, वो कोरोना नहीं है, ठीक है। कोरोना से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो एक्स किरणें। क्या बता देंगे, एक्स। कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं।